अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. Dear students, welcome to today's session. And today um, we are doing some question about time value of money. और इसके अंदर सबसे पहले वी आर डूइंग दी सिंगल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू. और जैसे कि आपको याद है कि सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू की जो फॉर्मूला था दैट वाज वेरी सिंपल. फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर आपके पास क्या रहती है एन. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू. सो दिस इज द क्वेश्चन हियर. इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा. ओके, द क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन है आपके सामने. You have $1,500 invested today at 7% interest compounded annually. Annual compounding इसके अंदर प्रोवाइड की गई है आपको. और इसमें जो वो बता रहा है कि आपने फाइंड करना है how much will you accumulate at the end of 3 years, 6 years and 9 years. तो तीन तरह आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं. ए पार्ट में हम कहते हैं जी 3 years. ठीक है, सो 3 years का देख लेते हैं हम लोग एनालिसिस. इसमें जो पहले हमारे पास पार्ट आ रहा है दैट इज सॉरी 3 years. और इसमें फ्यूचर वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर एन. और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपको बताई गई. यू हैव $1,500 इन्वेस्टेड टुडे. और इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू आपको बताई हुई है दैट इज $1,500. और इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है दैट इज 7%. एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है. ये दो डेटा आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये चेंज होता रहेगा ए बी सी में. सो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है $1,500 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस 0.07 की पावर इट इज योर 3. ठीक है, तो ये आपके सामने जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.07 की पावर 3 पावर लेंगे तो $1,500 मल्टीप्लाई बाय जब इसकी पावर लेंगे 1.225 आपके पास आ जाएगा. 1500 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू आएगी 3 साल बाद दैट इज $1,837.56. ये आपके पास जी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी पहली. ठीक है, सेकंड पार्ट में जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं दैट आर 6 years. ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू आपकी $1,500 की है. और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7%. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे $1,500. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 की पावर 6. यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 6 आएगा. इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $2,251.10. ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 6 साल की. और जब हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके पास 9 years. ठीक है, टाइम जो है उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास 1500. और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7%. तो यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू $1,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 की पावर 9. और जब हमने ये किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज $2,757.69. ठीक है, ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ गई कैलकुलेशन के हिसाब से. आगे वो कह रहा है यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए. ए में आपने अपनी फाइंडिंग्स को देखना है जो हमने फाइंडिंग्स की हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अर्न किया है
पहले 3 सालों बाद कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, उसके बाद 3 साल से 6 साल तक कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, और 7वें साल से 9वें साल तक आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्निंग हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे पहले ए पार्ट हमारे पास आ जाता है, उसमें कह रहा है 1 to 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये अमाउंट में जो इजाफा आ रहा है, ये इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू हमारी $1500 थी, अगर हम बैंक में वैसे ही रखवा देते और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो 3 साल बाद भी ये 1500 ही रहनी थी। जो ये इजाफा देखने में आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है। तो ये जो इजाफा है वो इंटरेस्ट अर्न है, जो 1 साल से 3 साल के दरमियान आपने कमाया। तो हम देख लेते हैं अब कितना हमने जो है वो इंटरेस्ट कमाया। तो यहाँ पर हम जब इसको देखेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 3 सालों की, दैट इज जो हमने निकाली है $1837.56। इसमें से माइनस करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू के, शुरू में हमारे पास 1500 था, तो 1500 हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट अर्न आया, ठीक है, जो इंटरेस्ट अर्न आया पहले साल का इंटरेस्ट अर्न, जो अर्निंग आई वो हमारे पास आया जी $337.56। ये हमारे पास इंटरेस्ट अर्न आया पहले साल से तीसरे साल के दौरान। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट पे आ जाते हैं। उसने क्या है जी, चौथे साल से छठे साल, ठीक है, मतलब चौथे साल के शुरू से लेकर, मतलब तीसरे साल के एंड से लेकर छठे साल तक जो है आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न कितना किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर वैल्यू, जो हमारे पास 6 ईयर्स की फ्यूचर वैल्यू थी जो हमने निकाली है, दैट इज ये हमारे पास ये निकली हुई है 2251.10 डॉलर, और इसमें से माइनस कर देंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3 ईयर्स। फिर हमारे पास 3 ईयर्स तक जितनी फ्यूचर वैल्यू आई है उसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 4 ईयर से 6 ईयर तक की फ्यूचर वैल्यू तक जितना इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो 3 ईयर्स की फ्यूचर वैल्यू थी, दैट इज 1837.56। जो 6 ईयर की फ्यूचर वैल्यू है उसमें से 3 ईयर की फ्यूचर वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4 to 6 ईयर का इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा। और इंटरेस्ट अर्न हमारे पास जो आया है दैट इज 413.54। मतलब इंटरेस्ट हमने पहले 3 साल में $337 $338 कमाया था, और दूसरे साल में 414, मतलब $440 हम अर्न कर रहे हैं। मतलब चौथे साल से छठे साल तक जो हमें इंटरेस्ट की इनकम हो रही है वो $4014 ऑलमोस्ट हो रही है। जो लास्ट आपके पास आ जाता है दैट इज 7 to 9 ईयर्स। अब अगेन इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 9 ईयर की फ्यूचर वैल्यू पड़ी हुई है, वो हमने निकाल ली थी 27,500 ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइंड की थी। इसमें से हम माइनस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6। जब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6 निकाल देंगे तो 7 8 9 ईयर्स का हमारे पास इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा। तो हमारे पास कितना था, $2251.10। इसमें से इसको माइनस किया, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई दैट इज 506.59 तो ये हमारे पास जो है इंटरेस्ट अर्न आया। 7 to 9 ईयर्स जो हमने इंटरेस्ट कमाया है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये था इसका आंसर। जो सी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये कह रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर फाइंडिंग ऑफ पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज ईच सक्सीडिंग 3 ईयर्स। मतलब आप ये देखें, आपने पहले साल से तीसरे साल में जो इंटरेस्ट अर्न किया वो $338 था। चौथे साल से छठे साल में इंटरेस्ट से, हालांकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% ही है, वो चेंज नहीं हुआ।
मतलब चौथे साल से छठे साल में आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो नहीं रहे, 7% ही कमा रहे हो, 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो 4014 हो गई है। और आप अगर देखें जो आखिरी 3 साल हैं उसमें इंटरेस्ट जो आप कमा रहे हो, यहाँ पर अगर आप पहले 3 साल में देखो $337 आप कमा रहे हो, और आखिरी 3 सालों में देखो तो 506, आपके पास $507 आपने अर्न किया है आखिरी 3 सालों में। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता जाता है, मतलब जो आप इंटरेस्ट कमाते जाते हो, ठीक है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसके अंदर आपकी जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब ऐड होता जाता है तो अमाउंट आपकी क्या होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जिस तरह ये इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें कंपाउंड होती जाती है, इंटरेस्ट अर्निंग जो है उसके अंदर क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। फॉर एग्जांपल आप पहले साल 100 रुपीज़ थे आपके पास, ठीक है, आपको उस पर 10 रुपीज़ जो है वो मिल गए, इनकम हो गई, आपने वो जो है 10 रुपीज़ इस्तेमाल नहीं किए, वो वहीं पड़े रह गए 110। अगले साल जब इस पे परसेंटेज कैलकुलेट होगी तो वो परसेंटेज जो है वो 100 पे नहीं कैलकुलेट होगी, वो किस पे कैलकुलेट होगी, 110 पर कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका जो इंटरेस्ट अर्न है वो 11 हो जाए। ठीक है, अब आपके ये भी ऐड हो जाए तो 121 हो जाएगा। ठीक है, उससे अगले साल 12.1 हो जाए। तो ये डिफरेंट जो है वो सोर्सेज हैं, अब 12.1 आप ऐड करते जाएंगे, इस तरह आपका इंटरेस्ट अर्न जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है आपके क्वेश्चन के ऊपर पड़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर भी हम लोग जो है फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग, आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और उसके अंदर यू विश टू परचेज अ न्यू कार, आप एक नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, और आप खरीदना चाह रहे हैं एग्जैक्टली 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद जो है आप खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, यू आर एट टाइम ज़ीरो। ठीक है, यू आर एट टाइम ज़ीरो एंड यू वांट टू बाय इट एट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के बाद आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप इस टाइम पे इधर हैं। ठीक है, और अभी जो कार आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी जो कीमत आज की तारीख में है वो है जी $14,000। ठीक है, $14,000 उसकी कीमत है। और रिसर्च ये कह रही है कि प्राइस जो 5 सालों तक इसकी बढ़ेगी, या तो वो 2% से बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इंक्रीज 2% टू 4% पर ईयर ओवर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2% से 4% तक जो है वो उसकी कीमत में इजाफा आ सकता है अगले 5 सालों में। अच्छा, ये 2%, अब ये इन्फ्लेशन रेट है, इसकी मदद से भी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है उसको हम आई के तौर पे, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस में आई को इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको एज अ इन्फ्लेशन रेट कहेंगे, क्योंकि प्राइस के अंदर इंक्रीज आ रहा है। अब हमने क्या करना है, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इफ इन्फ्लेशन। पहला पार्ट है जी इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है 2% के साथ, और दूसरा पार्ट है जी इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है 4% के साथ। तो हमने यहाँ पर इन्फ्लेशन को आई कंसिडर किया, इन्फ्लेशन यहाँ पर 2% से बढ़ रही है। ठीक है, कार की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो टाइम जीरो पे वैल्यू है, दैट इज $14,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स वो क्या कह रहा है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट 1 प्लस इन्फ्लेशन की पावर n। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की 14,000। ठीक है, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.02, ठीक है, की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज डॉलर 15,457.13। ये हमारे पास जो है कीमत आएगी 5 सालों बाद, अगर वो इन्फ्लेशन रेट 2% के हिसाब से बढ़ता है।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें इधर ही, तो दूसरा क्वेश्चन है अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा कितने से, 4% के हिसाब से। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो सेम ही होगा। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी चेंज आएगी, दैट इज जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू हमारी सेम रहेगी 14,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% है, 0.04 आ जाएगा, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4% इन्फ्लेशन रेट के साथ जो गाड़ी की कीमत होगी, दैट इज $17,033.14। ठीक है, ये गाड़ी की कीमत जी आएगी। तो अगर 2% से इन्फ्लेशन होती है तो आपकी गाड़ी की कीमत होती है 15,457, और अगर 4% के साथ इन्फ्लेशन होती है तो $17,033 जो है वो क्या होगी, गाड़ी की कीमत होगी। ठीक है, हाउ मच एक्सपेंसिस विल द कार बी इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4% रादर देन 2%। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% हुआ तो गाड़ी कितनी महंगी होगी, कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो इसका आंसर निकालना दैट इज नॉट टफ। हमारे पास दोनों ही परसेंटेजेस पड़ी हुई हैं। हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो एट 4% भी पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज $17,033.14, और हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो एट 2% इन्फ्लेशन भी है। ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन वो है हमारे पास $15,457। सिंपली वो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट 4% के बजाय 2% होगा तो गाड़ी कितनी महंगी होगी, कितनी ज़्यादा प्राइस होगी उसकी। तो गाड़ी की जो प्राइस में इंक्रीज आएगा, जो इंक्रीज होगा अगर इन्फ्लेशन रेट 4% होगा 2% के बजाय, तो कितने की होगी, हमें पड़ेगी $1,576.01 जो है हमें महंगी, तकरीबन 1600 का आपको जो है 1600 का आपको डिफरेंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी। इसके अंदर ये है कि जी एस्टिमेट द प्राइस ऑफ अ कार। अब आपने कार की प्राइस एस्टिमेट करनी है, लेकिन उसके अंदर आपने बताना है कि इफ द इन्फ्लेशन इज 2% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों के लिए इन्फ्लेशन रेट 2% है, और अगले 3 सालों के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ के कितना हो गया, 4 साल। नाउ दिस इज द ट्रिकी वन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी टाइमलाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर है हम टाइम 0 पर, ठीक है, और ये मैं टाइमलाइन आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पर। इधर आ जाता है हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर, तो सो ऑन। ठीक है, ये टाइमलाइन आगे जाती जाती है। सो वो कह रहा है कि 2 सालों तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितने परसेंट रहेगा, 2% रहेगा। ठीक है, और 2 सालों तक 2% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट रहेगा। आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है 2% के हिसाब से। 2 सालों के बाद जो अगले 3 साल हैं, जो अगले 3 साल हैं, मतलब दीज आर 2 ईयर्स, ठीक है, और दीज आर 3 ईयर्स, जो अगले 3 साल हैं वो हमारे क्या होंगे, तो 4% से इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार फ्यूचर वैल्यू निकलेंगी। एक तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इधर, और वो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी $14,000। ठीक है, उससे हम फाइंड करेंगे 2% के हिसाब से 2 सालों का फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू 1 वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो आएगी किस हिसाब से, 2% के हिसाब से, और एन हमारे पास होगा 2 ईयर। अब 2 साल के एंड पे जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो 5 सालों के लिए क्या होगी, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 5 सालों के लिए क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक एक और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू 2, और वो किस हिसाब से फाइंड करनी है, वो हमने इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से फाइंड करनी है 4% के हिसाब से, और वहां पर एन हमारा कितना होगा, एन होगा हमारा 3। ठीक है, जो ये फ्यूचर वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फॉर दिस फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम, ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू 1 हमने फाइंड करनी है वो हमने जो है वो 2 सालों के लिए फाइंड करनी है और 2% पे हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो 2% पे हमारी फ्यूचर वैल्यू आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू है जी 14,000। ठीक है, 14,000 हमने ये वाली प्रेजेंट वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.02। ठीक है, ठीक है, 02 की पावर 2 2 सालों के लिए हमने। अब हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू 1 जो है वो आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू 1 हमारे पास आ गई, दैट इज योर 14,000 $14,565.6। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 1 आ गई। दिस इज दी फ्यूचर वैल्यू 1 कितनी आई है, 14,565.6। ये हमारे पास एक फ्यूचर वैल्यू आ गई पहले पार्ट की। अब ये दूसरे पार्ट के लिए कंसिडर की जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और हम फ्यूचर वैल्यू 2 फाइंड कर लेंगे 5 सालों के एंड पे। ठीक है, तो ये फ्यूचर वैल्यू 2 हम फाइंड करने लगे हैं। तो इधर हमारे पास जो ये प्रेजेंट, ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये 2 सालों के एंड पे, ये इस क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास $14,565.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04। ठीक है, ये जो अगले 3 सालों के लिए है वो कितने सर, 0.04 की पावर 3, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 से ये हमने किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आई दैट इज 16,384.32। अगर हमारी जो जो गाड़ी है जो आज 14,000 की है, और अगर 2 सालों तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% के हिसाब से बढ़ता है, और अगले 3 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% के हिसाब से बढ़ता है, तो गाड़ी की जो टोटल कीमत फ्यूचर वैल्यू बनेगी, टोटल फ्यूचर वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 16,384 आपकी जो है ये बन जाएगी कीमत। ठीक है, तो ये इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सो दिस इज अनदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हेयर। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर वो बता रहा है कि कंपाउंडिंग के फायदे कितने होते हैं। सो कंपाउंडिंग के फायदे देखने के लिए हम दोबारा से इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आप के यू कैन डिपॉजिट 10,000 टुडे। आप 10,000 अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो, 9% आपको एनुअल इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा, या आप आज करा दो, ठीक है, या 10 साल बाद करा दो। ठीक है, आपका जो टोटल जो पॉलिसी है जो आप खरीदोगे, जो इंस्ट्रूमेंट है आप खरीदोगे, वो चलना 40 साल तक है। ठीक है, इफ यू डिसाइड टू टेक इनिशियल डिपॉजिट टुडे रादर देन 10 इयर्स टुडे, आपने मतलब आपने बताना है कि हाउ मच बेटर विल यू बी एट द एंड ऑफ 40 इयर्स। आप कितना, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इजाफा है वो कितना ज़्यादा होगा अगर आप आज डिपॉजिट कराते हो ना कि 10 साल बाद। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा दोबारा से टाइमलाइन बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगेन वी आर एट, मतलब अब मैं टी नहीं एन करके बताऊंगा, वी आर एट एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जी 0 है। ठीक है, और हमारे पास एक टाइमलाइन आ रही है जो एंड हो रही है कहाँ पर जाकर, इट्स लाइक 40 इयर्स। तो जहाँ पर एन हमारे पास क्या है 40। ठीक है, 40 साल का पैकेज है, और हमें ये कहा गया हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू वो बताई हुई है $10,000। ठीक है, वो कह रहा है या तो आप एट टाइम 0 मतलब आज $10,000 जमा करा दो और हर साल आप 9% लेते रहो 40 साल तक, या आप 10 सालों बाद जब एन आपका 10 होगा सेम अमाउंट जो है आप अभी ना जमा कराओ, दूसरी ऑप्शन वो दे रहा है आप 10 सालों बाद जो है वो जमा करा दो, और अगले 30 सालों तक, मतलब आज से तो 40 साल बाद, लेकिन अगर आप 10 साल बाद जमा कराते हो तो तब कितना टाइम स्पेन रह जाता है हमारे पास इसके दरमियान,
हमारे पास जो टाइम स्पेन रह जाता है टोटल एन की जो वैल्यू रह जाती है दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो वैल्यू हमारे पास रह जाती है वो कितनी रह जाती है, 30 ईयर्स रह जाती है। तो आज ना जमा कराओ आप, जो है 10 सालों बाद जमा कराओ तो कितनी देर तक आपको 9% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा दोनों सूरतों में। आपको 9%, आप आज जमा करा देते हो तब भी 9%, आप 10 साल बाद जमा करा देते हो 30 साल तक कमाते हो तब भी आपका 9% ही रहेगा। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, एक ये फुल फ्लेज 40 साल का टाइम है जिसमें एन जो है आपके पास 40 ईयर्स है, ठीक है, और एक 10 ईयर्स बाद है जो आपके पास जो है 30 ईयर्स बाद जाते हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन में इतनी छोटी स्टेटमेंट में हमारे पास टू क्वेश्चन आर देयर। तो दो फ्यूचर वैल्यूज हमने निकालनी है, एक फ्यूचर वैल्यू हमने सारे 40 ईयर्स की निकाल लेंगे, ठीक है, उसके अंदर अगेन प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n आ जाएगा हमारे पास। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी है जी 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.09 की पावर आपकी आ जाती है 40। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आती है दैट इज डॉलर 3,14,094.20, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आती है। और अगर हम 10 सालों बाद इन्वेस्ट करते हैं, वी डिसाइड कि हम 10 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे पास फिर कितना टाइम रह जाएगा, फिर हमारे पास एंड रह जाएगा 30 सालों का, मतलब हम 30 सालों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू 30, हमने ये 10 साल बाद डिसाइड किया इन्वेस्ट करने का। तो $10,000 हमने इन्वेस्ट किए, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.09 की पावर 30। ठीक है, सो ये हमने जब इसको फाइंड किया तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 1,32,000। 10 साल लेट करने का नुकसान क्या हो रहा है, $676.79। मतलब आप कितना कमाएंगे, 1,32,000 1,32,676। ठीक है, 1,32,676.79। सो कितना आपने लॉस किया अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट नहीं की, 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट की। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास जो 40 है उसमें से फ्यूचर वैल्यू 30 को माइनस कर देंगे। सो 3,14,094.20, इसमें से हमने माइनस कर दिया जी फ्यूचर वैल्यू 30, और वो है हमारे पास 1,32,676.79। जब हमने माइनस किया हमारे पास आंसर आया 1,81,417.42 हमारे पास जो है डिफरेंस आया। मतलब अगर मैं आज इन्वेस्ट नहीं करता और 10 सालों बाद इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना लॉस होगा 40 साल के बाद। मतलब मैं इतने पैसे कमा सकता था अगर मैं आज इन्वेस्ट कर देता तो फिर आज मैं इन्वेस्ट करते तो 10,000 40 साल के लिए, तो मुझे इतना बेनिफिट होना था 1,81,417 अगर मैं 10 साल बाद इन्वेस्ट करूंगा। तो ये मेरे पास एक जो है कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं जल्दी इन्वेस्ट करता हूँ, लेट इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो चलें फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं थोड़े प्रेजेंट वैल्यू से लेकर उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, Jim Nance has been offered an investment that will pay him $500 3 years from today। मतलब इधर जो उसको फ्यूचर वैल्यू मिल रही है वो अब इसको 3 साल बाद जो फ्यूचर वैल्यू मिल रही है दैट इज $500। ठीक है, $500 उसको मिल रहा है 3 साल बाद। सो if the opportunity cost is 7% compounded annually, what value should he place on this opportunity today? अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7% है आज, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो किसी सेफ जगह पे पैसे रखवा कर 7% कमा सकता है बड़ी आराम से, जितने भी पैसे वो रखवा सकता है।
लेकिन ये $500 कमाने के लिए उसे आज कितने मैक्सिमम पैसे देने चाहिए 3 साल बाद जो उसे $500 मिले उसके लिए उसे कितने पैसे देने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी रेट के ऊपर, दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब इसका ये है कि वो कहना चाह रहा है कि आज उसे कितनी अमाउंट पे करनी चाहिए $500 पे, जो फ्यूचर वैल्यू में $500 मिलना है, किस रेट के ऊपर, जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की शक्ल जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में आ जाएगी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि ही हैज़ अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, और उसमें से सबसे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके पास जो उसको मिल रही है इस $500 की इन्वेस्टमेंट के अलावा, दैट इज 7% वो कमा सकता है मार्केट से। ठीक है, तो 7% के हिसाब से अगर वो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है तो उसे आज कितने पैसे जो हैं वो देने चाहिए, मैक्सिमम कितनी अमाउंट से देनी चाहिए, तो वो हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल फार्मूला लगाया, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपको मैंने बताया था फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर 3, और n हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज उसने का यहाँ पर बता दिया 3 इयर्स फ्रॉम टुडे, तो 3 आपको दिया हुआ है, तो 3 इयर्स आपके पास n अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास $500 है, $500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 की पावर हमारे पास आ जाती है 3, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज $408.15. प्रेजेंट वैल्यू शुड बी $408.15. बी कह रहा है व्हाट द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। बी इसी का पार्ट है कि उसे मैक्सिमम ही शुड पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 408.15 फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। इससे ज़्यादा ना पे करे, अगर वो इससे ज़्यादा पे करेगा तो वो अपना नुकसान करेगा। अगर वो कहते हैं कि अभी आप जो है $500 आपको 3 साल बाद दे देंगे, आप आज जो है हमें $450 जमा करा दो, तो $50 का आपको फ़ायदा हो जाएगा 3 साल बाद, तो आप ना करें इन्वेस्टमेंट उसमें। ठीक है, आप जो है मैक्सिमम आप जो अमाउंट दें उस इन्वेस्टमेंट के लिए जिस अमाउंट पे आप मान सकते हैं, दैट इज़ 408.15। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट कहता है इफ जिम कैन परचेज दिस इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को जो $500 दे रही है 3 साल बाद, in this investment for less than the amount calculated in part A, मतलब पार्ट ए में जो अमाउंट है उससे कम अमाउंट पे वो ये इन्वेस्टमेंट खरीद सकता है। व्हाट डज दैट इम्प्लाइड अबाउट द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इस इन्वेस्टमेंट से उसे रिटर्न कितना मिलेगा अगर जिम एनी अमाउंट लेस देन $408.15 will earn him more रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उसको ज़्यादा जो है वो रिटर्न देगा। ठीक है, ये जितना भी अमाउंट उस जितनी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होती जाएगी, जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू उसको कम ऑफर होगी, उतना ही उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को साबित तो ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ जो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जांपल देना लाजमी है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, 408 जो है वो इसकी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जो इसको मिल रहा था, प्रेजेंट वैल्यू जो इसको देनी चाहिए वो 408। अगर लेट से कोई कहता है कि ये सेम इन्वेस्टमेंट $500 की इन्वेस्टमेंट आप मुझसे $300 में खरीद लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या कह देता है $300 में, तो रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमाओगे, मतलब रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आ गया, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें इधर इस ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है इसमें वो कह रहा है, मैं दोबारा से रीइटरेट कर देता हूँ कि आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 3 सालों बाद, मतलब 3 सालों बाद आपको जो फ्यूचर वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी $500।
मैंने इस पे फाइंड किया कि प्रेजेंट वैल्यू 408 देनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू जो आप आज पेमेंट करो वो आप करो $300, तो आपको 3 साल बाद जो है वो कितनी अमाउंट मिल जाएगी, वो मिल जाएगी $500 मिल जाएगी, ठीक है, 3 साल के बाद। तो इस पे आपका रेट, मैंने कहा कि जो भी अमाउंट 408 से कम होगी उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। अभी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 7% है, ठीक है। जो भी रेट 408 से कम होगा ये रेट जो है बढ़ जाएगा उसका, मतलब इसका रेट ऑफ रिटर्न इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये बात तो डन है, अगर 408 से कम अमाउंट पे वो सेम इन्वेस्टमेंट खरीद लेता है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। अल्टीमेटली रेट ऑफ रिटर्न ने आई को रिप्लेस कर दिया, इंटरेस्ट रेट को रिप्लेस कर दिया, हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला कोई भी लिख लें, फ्यूचर वैल्यू लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू लिख लें। मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। अब ये आई जो है रेट ऑफ रिटर्न से कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको आर बी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपने लिखना तो आप लिख सकते हैं इसको। सो प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है $300, मैंने कहा 300 में ले लो ये सेम इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू दी हुई है हमें $500, ठीक है, $500 हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। हमारे पास जो है रेट ऑफ रिटर्न नहीं है और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिए हुए हैं 3, ठीक है। इक्वेशन की बोथ साइड को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मैथमेटिक का रूल है ये आप लोगों को पता है, 300 में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर 3 इज इक्वल टू $500, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है $300 की, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इधर हमारे पास जो अमाउंट बचेगी दैट इज 1 प्लस आर की पावर 3 इज इक्वल टू $500 डिवाइड बाय $300, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया 1 प्लस आर की पावर 3 इज इक्वल टू 1.67, ठीक है, 1.67 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब 3 पावर है दोनों साइड पे, आर को हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। इक्वेशन की दोनों साइड पे हम पावर ले लेंगे 1/3, ठीक है। इक्वेशन की इस साइड पे भी 1/3 की पावर ले लेंगे, इक्वेशन की इस साइड पे भी 1/3 की पावर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.67 की पावर 1/3, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी पावर 1/3 ली, मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 1.186। 1 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो जब माइनस हो गया ये बच गया 0.186, तो रेट ऑफ रिटर्न इज 18.6%, which is way above than 7%। अगर आपको सेम इन्वेस्टमेंट 408 के बजाय 300 में मिलती है, 300 के बदले आपको $500 मिल रहा है 3 साल में, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप अर्निंग कर रहे हो हर साल, वो अर्निंग है 18.6%, मतलब इतनी ज्यादा अर्निंग है आपकी अगर आपको सेम इन्वेस्टमेंट $300 में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 408 से जो भी अमाउंट कम होगी उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से साबित करके बता दिया कि किस तरह ज्यादा होगा। सो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे अबाउट द सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ सकते हैं। सो किस तरह उनको टैकल करना, उनको समझना कैसे है, तो लैंग्वेज का है, बाकी क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आप उसको चीज़ों को समझ के, टेक्निकल टर्म्स को समझ के इन क्वेश्चंस को बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एनओटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटीज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटीज, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।